1950 वर्ल्ड वार टू के बाद कोरिया का विभाजन हो चुका था, नॉर्थ और साउथ कोरिया। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा था। जब दो सुपर पावर्स टकराते हैं तो कोई ना कोई बीच में पिसता ही है। इस बार बारी थी कोरिया की और रिजल्ट था कोरियन वॉर। इसी बीच यूएन के कहने पर भारतीय सेना का मेडिकल यूनिट 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस इंडिपेंडेंस के बाद अपने पहले विदेशी मिशन पर कोरिया रवाना होती है। एक कहावत है, When the powers are equal, even peace becomes a battle। यानी जब दो ताकतें बराबर हो तो शांति भी एक जंग बन जाती है। ऐसे ही कुछ हालात बने जब सोवियत और यूएस की लड़ाई में नॉर्थ और साउथ कोरिया को स्टेबल नहीं होने दिया गया और एक युद्ध की दलदल में ढकेल दिया। जहां साउथ कोरिया के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा था, वहीं नॉर्थ कोरिया को चाइना और सोवियत यूनियन जैसे कट्टर कम्युनिस्ट देश सहायता किए जा रहा था। ऐसे सिचुएशन में यूएन के कहने पर भारत अपनी 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस प्लेटून कोरिया भेज देती है। जुलाई 2020, लगभग 70 साल बाद 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस के 346 लोगों के स्ट्रॉन्ग टीम को लीड करने वाले ऑफिसर को साउथ कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रियट्स एंड वेटरन्स अफेयर्स के द्वारा कोरियन वॉर हीरो ऑफ द मंथ के तौर पे सम्मानित किया गया। ये कहानी है हिम्मत की। ये कहानी है एक ऐसे लीडर की जिसने 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस को साहस और निडरता के साथ लीड किया। ये कहानी है उस लेजेंडरी मिलिट्री डॉक्टर की जिसने किसी भी घायल सैनिक को अकेले नहीं छोड़ा, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्कॉट जी रंगराज। अगस्त 1945 कोरियन पेनिनसुला पर जो पावर का खेल शुरू हुआ था वो अब अपने पीक पर था। एक तरफ सोवियत यूनियन तो दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों अपने अपने आइडियोलॉजीज का परचम लहराने को तैयार। नतीजा, अखंड कोरिया अब दो हिस्सों में बंटने जा रहा था। ये सिर्फ एक मिट्टी का बंटवारा नहीं था, बल्कि दुनिया के दो सुपर पावर्स के दरमियान होने वाली कोल्ड वॉर का पहला मैदान यही बनने वाला था और कोरियन पेनिनसुला उस खेल का सबसे बड़ा कैजुअलिटी। वर्ल्ड वार टू खत्म होने की कगार पे था। जापानीज किंगडम अपने अंत की ओर बढ़ रहा था और इसी के साथ कोरिया 35 साल बाद जापानीज किंगडम के शासन से मुक्त होने वाला था। प्रॉब्लम यह था कि कोरिया में कोई ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं था जो जापानीज के जाते ही सरकार बना सके। जो सरकार बनाने का क्लेम कर रहे थे अधिकतर तो चाइना, मैंचूरिया, जापान, यूएसएसआर और यूएस में एग्जाइल में रह रहे थे। अब इनमें से जो सरकार बनाना चाहती थी वो दो कैटेगरीज में बंट गई। एक गुट था मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरीज का, जिन्होंने चाइनीज गेरिला आर्मी में रहकर जापान से लड़ा था, और दूसरी तरफ वो लोग थे जिनका इंस्पिरेशन था यूरोप, जापान और अमेरिका। 1945 से 1948 तक सोवियत यूनियन अपने आर्मी और प्रॉक्सीज के जरिए नॉर्थ कोरिया पर एक कम्युनिस्ट शासन का विस्तार कर चुका था। दूसरी तरफ साउथ कोरिया में एक मिलिट्री गवर्नमेंट का गठन किया गया जिसे यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा समर्थन प्राप्त था। एक तरफ जहां सोवियत के कम्युनिस्ट पॉलिसीज नॉर्थ कोरिया के लेबर और किसानों के बीच काफ़ी फेमस हुआ, वहीं अधिकतर मिडिल क्लास, जिसे बढ़ती हुई इकोनॉमी का बैकबोन कहा जा सकता है, वो साउथ की तरफ चला गया। इसी दौरान साउथ कोरिया के यूएस सपोर्टेड गवर्नमेंट ने एंटी कम्युनिस्ट और राइट विंग नैरेटिव को मजबूती से अपनाया
और अपने लोगों के दिलों में एक नए लक्ष्य और एक नए कोरिया की तस्वीर बनाने की कोशिश की। एक तरफ मजदूरों का संघर्ष तो दूसरी तरफ मिडिल क्लास की उम्मीद। कोरिया के दो हिस्सों के बीच आइडियोलॉजीज का ये टकराव गहरा होता चला गया। 1946 से ही साउथ कोरिया ने एक पुलिस रिजर्व बनाना शुरू कर दिया था और दिसंबर 1948 में द डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस की स्थापना हो चुकी थी। मगर इन सब के बावजूद जब तक कोरियन युद्ध शुरू होता है, यूएस फोर्सेस कोरिया से वापस जा चुकी थी और साउथ कोरिया के पास मामूली हथियार से लैस सिर्फ 98,000 ट्रूप्स मौजूद थी। इन्हें ट्रेन करने के लिए यूएस ने 500 सैनिक यूएस मिलिट्री एडवाइजरी ग्रुप के रूप में छोड़ गई थी। जिस आइडियोलॉजी को बेस बना के नॉर्थ कोरिया खड़ा हुआ था, ये तो तय था कि विस्तारवाद उसका एक बड़ा लक्ष्य होगा ही। जाहिर सी बात है, साउथ कोरिया के कंपैरिजन में नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री प्रिपरेशन कहीं ज़्यादा विशाल था। साउथ कोरिया को कुछ इकोनॉमिक और मिलिट्री एड तो ज़रूर मिला, मगर यूएस की तरफ से कमिट किया गया मिलिट्री असिस्टेंस सही समय पे नहीं पहुंच पाया और यही वो वजह है कि जब युद्ध शुरू हुआ तो साउथ कोरिया अंडर प्रिपेयर्ड था। अगस्त 1946 में नॉर्थ कोरियन आर्मी की प्रतिष्ठा होती है, जिसका नाम फरवरी 1948 में बदल के कोरियन पीपल्स आर्मी कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया से रिक्रूट करके लोगों को स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए यूएसएसआर भेजा जाने लगा। मार्च 1949 में सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया के साथ एक रेसिप्रोकल एड एग्रीमेंट साइन करती है, जिसके तहत यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया को हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करेगा। 1949 से 1950 के दौरान चाइना अपने आर्मी से 12,000 कोरियन ट्रूप्स नॉर्थ कोरिया ट्रांसफ़र करता है और इसका नतीजा ये हुआ कि जून 1950 आते आते नॉर्थ कोरिया का टैंक ब्रिगेड सहित 1,35,000 का एक स्ट्रॉन्ग फोर्स तैयार हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि नॉर्थ कोरिया का लक्ष्य विस्तारवाद का था और इसलिए वो साउथ कोरिया के मुकाबले ट्रेनिंग और वॉर इक्विपमेंट में कहीं ज़्यादा तैयार था। 25 जून 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर फुल फोर्स के साथ हमला कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते ही यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया, एक ऐसा संगठन जिसका मकसद था विश्व शांति का प्रचार और दुनिया को युद्ध के घोर अंजाम से बचाना। वैसे तो यूएन का विजन काफ़ी बड़ा था, मगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा। फिर भी कोरियन युद्ध को खत्म करवाने का एक बड़ा श्रेय यूएन को ही जाता है। एक ऐसे समय में जब दुनिया कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच बंटती जा रही थी, यूएन एक मीडिएटर की तरह उभर कर आया। पर सवाल यह है, क्या यूएन वाकई शांति का मार्गदर्शक था या सिर्फ एक स्टेज जहां सुपर पावर्स अपने इंटरेस्ट सेटल करते थे? ये तो समय ही बताने वाला था। छब्बीस जून 1950 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने साउथ कोरिया पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए एक रेजोल्यूशन पास किया। ये रेजोल्यूशन आसानी से इसलिए पास हो गया क्योंकि सोवियत यूनियन अपने वीटो का इस्तेमाल नहीं कर पाया। उसके डेलीगेट्स उस वक्त चाइना को यूएन का हिस्सा बनाने के विरोध में काउंसिल की मीटिंग्स बॉयकॉट कर रहे थे। ये फैसला आगे जाकर जियोपॉलिटिक्स पर गहरा असर डालने वाला था। सत्ताईस जून को यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने अपने एयरफोर्स और नेवी को साउथ कोरिया जाने का आदेश दे दिया और 30 जून को जापान में मौजूद यूएस ग्राउंड फोर्सेस को साउथ कोरिया की तरफ कूच करने का निर्देश मिल गया। 4 जुलाई को यूएस ट्रूप साउथ कोरिया पहुंच जाती है। उधर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन मेंबर्स से रिक्वेस्ट करती है ताकि जैसे भी हो साउथ कोरिया में जल्द से जल्द शांति बनाया जा सके
और यहीं पर होती है भारत की धमाकेदार एंट्री, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल A.G. रंगराज अपने विजन और लीडरशिप के साथ सामने आते हैं। कोरियन युद्ध के बीच डॉक्टर रंगराज ने 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस का नेतृत्व किया, एक मोबाइल आर्मी सर्जिकल हॉस्पिटल या मैश जो न सिर्फ एक मेडिकल यूनिट था बल्कि एक मिसाल था इंसानियत और समर्पण का। मोबाइल आर्मी सर्जिकल हॉस्पिटल या मैश मिलिट्री के द्वारा बनाया गया एक चलता फिरता हॉस्पिटल है जो युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। मैश को बेसिकली वर्ल्ड वॉर II, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर और फर्स्ट गल्फ वॉर के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इस यूनिट को फील्ड हॉस्पिटल्स के एक ऑल्टरनेट की तरह इस्तेमाल किया जाता था ताकि इमरजेंसी सर्विस घायल सैनिकों तक तुरंत पहुंचाया जा सके। मैश यूनिट्स में ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स और ट्रेन स्टाफ होते हैं जिनको किसी भी जगह तुरंत भेजा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट कोरियन युद्ध के दौरान बहुत ही सक्सेसफुल रहा। जो भी सैनिक मैश यूनिट तक पहुंच पाते थे उनके सर्वाइवल का चांस 97% होता था। पहला भारतीय हवाई गठन 50th पैराशूट ब्रिगेड था जिसमें ब्रिटिश, भारतीय और गोरखा पैराशूट बटालियन शामिल थे। इंडियन मेडिकल सर्विस और 152 इंडियन पैरा बटालियन के RMO लेफ्टिनेंट कर्नल रंगराज और हविलदार मथुरा सिंह वो पहले भारतीय थे जो पैराशूट से उतरे थे। 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस के मेंबर्स सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं थे, उनको पैराशूट से कूदने का हुनर भी आता था। उस समय ये बहुत ही यूनिक बात थी। वो अक्सर कॉम्बैट जोन में इन्फेंट्री के साथ कूद पड़ते थे और वार जोन के बीच में ही घायल सैनिकों को मेडिकल सर्विस प्रदान करते थे। 1950 में जब कोरियन युद्ध शुरू हुआ तब भारत ने एज यूजुअल न्यूट्रल रहने का फैसला लिया, मगर मेडिकल असिस्टेंस देने से पीछे नहीं हटा। इसी वादे को पूरा करते हुए भारत ने 51 पैरा ब्रिगेड का हिस्सा रहे इस यूनिक और साहसी यूनिट 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस को भेजती है। ये सिर्फ एक मेडिकल यूनिट नहीं था बल्कि इंसानियत का एक जीता जागता उदाहरण था। जख्मी सिपाहियों की जान बचाना, उन्हें ट्रीटमेंट देना और हर मुश्किल के बीच एक आशा की किरण बन के उभरना इस यूनिट का एक मिशन था। चाहे बर्फ से ढकी पहाड़ियां हो या गोलियों से गूंजता बैटलफील्ड, भारत का ये मैश यूनिट अपनी जान की परवाह किए बिना शांति और इंसानियत का परचम लहराता रहा। लेफ्टिनेंट कर्नल A.G. रंगराज के लीडरशिप में ये यूनिट न सिर्फ एयरबॉर्न ऑपरेशंस में शामिल हुई बल्कि बैटलफील्ड पर कॉमनवेल्थ ट्रूप्स का भरोसा और रिस्पेक्ट भी जीता। 364 जवानों की इस टीम ने जख्मी सैनिकों की जान बचाने के लिए अपने मेडिकल एक्सपर्टीज और वीरता का कमाल दिखाया। इस यूनिट ने 27th ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ब्रिगेड के साथ मिलकर युद्ध के सबसे खतरनाक एवैक्यूएशन मिशंस को अंजाम दिया। बैटलफील्ड के बीचों बीच सिपाहियों की जान बचाना, उन्हें दोबारा खड़ा करना और एक नई उम्मीद देना, डॉक्टर रंगराज और उनकी टीम का यही मिशन था। इनकी डेडिकेशन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोरियन गवर्नमेंट ने इन्हें कई बार ऑफिशियल रिकमेंडेशन से सम्मानित किया। ये कहानी हर भारतीय के दिल में गर्व जगाती है। डॉक्टर्स को मेडिसिन के फील्ड में भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके पास जान बचाने का एक अद्भुत स्किल होता है। इसी कम्युनिटी से आए एक लेजेंडरी मिलिट्री डॉक्टर आर्कट जी रंगराज का प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन अनमैच्ड है।
कोरियन युद्ध में 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस को लीड करते हुए उन्होंने जो कारनामा किया, उस कारनामे ने उनको इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। उनका नाम आज भी शौर्य और समर्पण का प्रतीक है। 1916 में डॉक्टर रंगराज का जन्म तमिलनाडु के आरकॉट में हुआ था। एजुकेशन और लोगों की सेवा करना शुरू से ही उनके जीवन का मूल मंत्र रहा है। मद्रास मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की डिग्री लेने के बाद उन्होंने 1941 में इंडियन मेडिकल सर्विसेज ज्वाइन की, जो उस समय ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा था। एक साल के अंदर अंदर डॉक्टर रंगराज ने मीरठ से बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट करके इंडियन जनरल हॉस्पिटल मीरठ ज्वाइन किया। एडवेंचर का आकर्षण शुरू से ही डॉक्टर रंगराज को खींचता था और इसके साथ अगर परफेक्शन को खोजने का नशा चढ़ जाए तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसी कॉम्बिनेशन ने डॉक्टर रंगराज को इंडियन पैराशूट यूनिट ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया और वो भारत के पहले पैराशूटिस्ट बन गए। मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश ट्रूप के साथ ट्रेनिंग करने के बाद तो जैसे वो सुर्खियों में छा गए। उस समय नेशनल हेडलाइंस हुआ करता था, लेफ्टिनेंट कर्नल रंगराज, द फर्स्ट पैराट्रूपर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड वॉर 2 ने डॉक्टर रंगराज को अपने सबसे बड़े चैलेंज के सामने खड़ा कर दिया, जब उन्हें बर्मा में घायल सिपाहियों का इलाज करना पड़ा और बैटलफील्ड मेडिसिन का अनमोल तजुर्बा हासिल किया। यही तजुर्बा तब काम आया जब 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस को कोरियन युद्ध के समय डिप्लॉय किया गया और उस यूनिट को लीड करने के लिए डॉक्टर रंगराज को चुना गया। 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस के कमांडिंग ऑफिसर होने के नाते डॉक्टर रंगराज को 346 यूनिट स्टाफ के एक टीम को लीड करना पड़ा, जिसमें 4 सर्जन, 2 एनेस्थेटिस्ट और एक डेंटिस्ट शामिल थे। इस यूनिट को मैश या मोबाइल आर्मी सर्जिकल हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया और ये जल्दी ही एक लाइफलाइन बन गया हजारों घायल सैनिकों का इमरजेंसी ट्रीटमेंट करने के लिए। सबसे खराब मौसम भी डॉक्टर रंगराज और उनकी टीम को रोक नहीं पाया। कोरियन वार कोई आम युद्ध नहीं था, ये 2 आइडियोलॉजीज का कॉन्फ्लिक्ट था। मगर इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट जोन में होने के बावजूद यूनिट मेंबर्स का डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं हुआ। इस यूनिट ने 2 लाख से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ का इलाज किया और 2300 से ज़्यादा फील्ड मेडिकल ऑपरेशंस हैंडल किए। सबसे खास बात यह थी कि इंडियन मेडिकल टीम ने लोकल कोरियन डॉक्टर्स और नर्सेज को ट्रेन भी किया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि पोस्ट वॉर पीरियड में वहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया। डॉक्टर रंगराज के लिए यह मिशन एकदम आसान नहीं था। कोरिया पहुंचते ही उन्हें और उनकी टीम को काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी, मगर पूरा यूनिट डट के खड़ा रहा। ऐसी ही एक कहानी आज भी घूमती रहती है साउथ कोरिया के पहाड़ों में, जब 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस को इवैक्यूएट करना था, मगर वो अपना मेडिकल इक्विपमेंट्स छोड़ के जाने को तैयार नहीं थे। सिक्सटीएथ पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस साउथ कोरिया में लैंड करते ही फुल एक्शन मोड में आ गया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ यूएस 8th आर्मी की वापसी में मदद करनी थी। सितंबर 1950 में यूएस द्वारा की गई इंचियन लैंडिंग एक बड़ा ऑफेंसिव था जो साउथ कोरिया के समर्थन में किया गया था, लेकिन नवंबर 1950 में कम्युनिस्ट फोर्सेस के जवाबी हमले ने जंग को और भी भयंकर बना दिया। इस तनाव भरे माहौल में 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस को लैंड करते ही एक क्रिटिकल मिशन मिला। 27th ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ब्रिगेड को तुरंत मेडिकल कवर प्रदान करना। साउथ कोरिया में आज भी एक कहानी मशहूर है जो वहाँ के बच्चों को सुनाई जाती है, एक एवैक्यूएशन की रोमांचक दास्तान। जब चाइनीज फोर्सेस ने नॉर्थ कोरिया के उत्तर में यूएन ट्रूप्स पर अचानक हमला कर दिया तो 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस के पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था उनके मेडिकल इक्विपमेंट्स और सप्लाईज को कैरी करने के लिए,
और उन्हें वहां छोड़ के जाना भी मुमकिन नहीं था। तब उनकी साथी बनी एक पुरानी बेकार पड़ी हुई ट्रेन जो उन्हें और उनकी जरूरी सप्लाईज को एक सिक्योर जगह पहुंचाने में मदद की। 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस ने एक बेकार पड़ी हुई ट्रेन ढूंढी जिसमें इंजन और कुछ बॉगीज थे। उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाया और बकेट्स या बाल्टी से नदी का पानी स्टीम इंजन के बॉयलर्स में डाला। इसी वजह से उन्हें दी बकेट ब्रिगेड का निकनेम भी मिला। पास ही के एक रेलवे यार्ड से इंडियन पैराट्रूपर्स ने कुछ लकड़ी और कोयला भी इकट्ठा किया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ट्रेन को चलाने के कंडीशन में लाया गया। आखिरकार 5 दिसंबर 1950 को यूनिट के 2 सैनिक जिनके पास पहले से ही रेलवे का एक्सपीरियंस था और एक कोरियन ड्राइवर ये ट्रेन चलाते हुए सारे मेडिकल और वार इक्विपमेंट और स्टोर्स हैन रिवर ब्रिज के पार सियोल ले गए। इस एडवेंचर के कुछ घंटे बाद कम्युनिस्ट फोर्सेस ने हैन रिवर ब्रिज को उड़ा दिया। कर्नल रंगराज ने इस घटना के बारे में बाद में कहा था, हम बिना अपने इक्विपमेंट के किसी काम के नहीं होते और उसे खो नहीं सकते थे। ये इम्प्रोवाइजेशन का परफेक्ट मिसाल था, मगर मुश्किलें अभी भी बाकी थी। वहाँ के ठंड को सहने के लिए यूनिट के हर एक सैनिक को कंटिन्यूअस एक्सरसाइज और भागदौड़ करना पड़ता था ताकि वो फ्रीज ना हो जाए। फाइनली अमेरिकन फोर्सेस से विंड प्रूफ ठंड के कपड़े मंगाए गए और भारतीय ट्रूप्स को इशू किया गया। पहला जनवरी 1991 को कम्युनिस्ट फोर्सेस का प्रेशर बढ़ने लगा और 27 कॉमनवेल्थ ब्रिगेड को 11 कॉर्प्स के विड्रॉल के लिए कवर देना पड़ा। इस प्लान के हिसाब से 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस का एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन या एडीएस 3 दिन में 3 बार सेटअप और पैकअप करना पड़ा और वो भी अलग अलग जगहों पर। विड्रॉवल के दौरान काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई। रियरवर्ड एवैक्यूएशन पॉसिबल नहीं था, इसलिए कैजुअलिटीज़ को वहीं ट्रीट करके साथ ले जाना पड़ा जहां एडीएस शिफ्ट होता था। फाइनली 4 जनवरी 1991 को कैजुअलिटीज़ को सुवो के यूएस आर्मी क्लियरिंग स्टेशन तक इवैक्यूएट किया गया। 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस ने कई सारे क्रिटिकल मिशंस में अपनी जान जोखिम में डालते हुए एनिमी लाइंस के पार एयरबोर्न इन्फिल्ट्रेशंस किए। पैराशूट के जरिए ज़मीन पर उतरकर घायल सैनिकों का इलाज किया। ऐसा ही एक डेयरिंग मिशन था ऑपरेशन टोमाहॉक। तेईस मार्च 1991 यूएस के 8th आर्मी ने एक डेयरिंग पैराशूट असॉल्ट लॉन्च किया था। मिशन था दुश्मन फोर्सेस को सियोल से नॉर्थ की तरफ हाईवे 1 के रास्ते भागने से रोकना। ये था ऑपरेशन करेजियस का एक हिस्सा और उसका एयरबोर्न एलिमेंट ऑपरेशन टोमाहॉक के नाम से जाना गया। इसके तहत 187th रेजिमेंटल कॉम्बैट टीम को इमजिम नदी के पास एक ब्लॉकिंग पोजीशन पर ड्रॉप किया गया था। ऑपरेशन करेजियस को डिज़ाइन किया गया था सियोल के उत्तर में हैन और इमजिम नदियों के बीच चाइना के पीपल्स वॉलंटियर आर्मी और कोरियन पीपल्स आर्मी के सैनिकों को ट्रैप करने के लिए। इसी मिशन का एक हिस्सा था ऑपरेशन टोमाहॉक, जहां 187th रेजिमेंटल कॉम्बैट टीम के 4000 पैराट्रूपर्स और 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस के 12 ऑफिसर्स को C-119 फ्लाइंग बॉक्स कार और C-46 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से पैराशूट के जरिए उतारा गया। इस मिलिट्री ऑपरेशन का एम था दुश्मन के कम्युनिकेशन लाइंस को तोड़ना
उन्हें टोटल कंफ्यूजन में डाल देना और फिर ग्राउंड लिंकअप के साथ उन्हें ख़त्म करना। लिंकअप एक्सपेक्टेड था 25 मार्च 1991 को। लिंकअप एक ऐसा मीटिंग है जो दो या दो से ज़्यादा फ्रेंडली ग्राउंड फोर्सेस या फ्रेंडली आर्मीज के बीच होता है और ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस में होता है। बेसिक सिचुएशन ये है कि कभी कभी दोनों फ्रेंडली फोर्सेस एक दूसरे के तरफ बढ़ रहे होते हैं या तो एक फोर्स स्टेशनरी होता है। ज़रूरी ये है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले ये फ्रेंडली फोर्सेस एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर ले। 25 मार्च 1991 का दिन तो आ गया था मगर लिंकअप का कोई अता पता नहीं था। उल्टा रेजिस्टेंस और भी बढ़ गया। सिचुएशन इतना गंभीर हो गया कि ट्रेंचर्स खोदकर स्ट्रेचर में ढो के ले जा रहे पेशेंट्स के साथ वहीं रुकना पड़ा। कुरुली की ठंडी हवा और बर्फ को पैराशूट्स के फाइन फैब्रिक से रोकना पड़ा। 68 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस के ऑफिसर्स लगातार काम करते रहे, सिर्फ बिस्किट्स और चाय पे गुजारा करते हुए। फाइनली वो बेसब्री से इंतज़ार हो रहा लिंकअप 27 मार्च की शाम को आया। इस ऑपरेशन के दौरान कई सारे अमेरिकन कैजुअल्टीज हुए। डॉक्टर रंगराज के लीडरशिप में 68 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस की छोटी सी मेडिकल यूनिट ने 103 ऑपरेशंस को अंजाम दिया और 50 ऑफिसर्स की जान बचाई। सिक्सटीएथ पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस के कमांडिंग ऑफिसर डॉक्टर रंगराज धैर्य और सहनशीलता का एक बड़ा उदाहरण बन गए। उन्होंने खुद घायलों को मेडिकल फैसिलिटीज देके मदद की और कई लोगों की जान बचाई, चाहे वो दुश्मन की गोलीबारी और बम्बार्डमेंट के सामने ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि डॉक्टर रंगराज ने अपनी खुद की सुरक्षा को भी नज़रअंदाज किया। उनकी हिम्मत, संकल्प, कर्तव्य के प्रति समर्पण और निष्ठा पूरी टीम के लिए एक मोटिवेशन था। डॉक्टर रंगराज के वीरता भरे कारनामों के लिए उन्हें महावीर चक्र और प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रंगराज और 68th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस के पूरे स्टाफ ने अपने प्रोफेशनल और अनबायस्ड एटीट्यूड से यूएन फोर्सेस से लेके कोरिया के आम लोगों को भी इम्प्रेस कर दिया, और वो भी इस हद तक कि न सिर्फ भारत सरकार बल्कि साउथ कोरिया, यूएसए और यूएन के तरफ से भी कई सारे सम्मान मिले। आखिरकार 3 साल के डेडिकेटेड सर्विस के बाद 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस भारत लौट आती है। 1955 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरे टीम को प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी से सम्मानित किया और वीरता के प्रदर्शन के लिए डॉक्टर रंगराज को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। रही बात पूरे टीम की, तो कोरियन युद्ध में अपने वीरतापूर्ण प्रदर्शन के लिए यूनिट को 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 1 बार 2 वीर चक्र और 25 मेंशन इन डिस्पैचेस पुरस्कार मिले। नवंबर 2019 नई दिल्ली में साउथ कोरिया के एम्बेसी के द्वारा कोरियन युद्ध में भाग लेने वाले भारतीय सेना के वेटरन्स और उनकी फैमिली के लिए एक लंच ऑर्गेनाइज किया गया था। उसी इवेंट में साउथ कोरिया के डिफेंस अटैचे कर्नल ली एक मेमोरेबल भाषण देते हैं। 20 नवंबर 2019 को इंडियन आर्मी की 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस के कोरिया के बुसान पहुंचने का 69वां एनिवर्सरी है। ये इवेंट उन सैनिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया जो कोरियन वॉर में शामिल हुए थे। हम एक देश के रूप में आपके बलिदान और समर्पण को कभी नहीं भूलेंगे। जुलाई 2020 को लेफ्टिनेंट कर्नल A.G. रंगराज की फ़ोटो कोरिया के वॉर मेमोरियल और दूसरे पब्लिक प्लेसेस पर लगाई जाएगी। ये एक प्रशंसा का प्रतीक है कोरिया के आम लोगों की तरफ से उन सभी देशों के द्वारा किए गए बलिदान के लिए जो इस युद्ध में शामिल हुए थे। जुलाई 2020
कोरियन वॉर के 70वें एनिवर्सरी के दौरान साउथ कोरियन सरकार ने डॉक्टर रंगराज की तस्वीर को वॉर मेमोरियल और कोरिया के कई पब्लिक प्लेसेस में कोरियन वॉर हीरो के रूप में डिस्प्ले किया। ये जेस्चर उनकी वीरता के प्रति कोरियन लोगों की आभार और सम्मान भाव को दिखाता है जो आज तक बनी हुई है। डॉक्टर रंगराज की लेगेसी उन जिंदगियों की गिनती में नहीं है जो उन्होंने बचाई, बल्कि उन गहरे रिश्तों में है जो उन्होंने अपने पेशेंट्स के साथ बनाए। वो एक थेरेपिस्ट का जीता जागता उदाहरण थे जो ये बताता है कि सिर्फ मार्केट में मिलने वाली मेडिसिन नहीं, बल्कि पेशेंट के प्रति सहानुभूति और बॉन्डिंग भी एक दवाई है। डॉक्टर रंगराज ने अपने कभी न रुकने वाली मेहनत से ये साबित कर दिया कि सबसे खराब समय में भी अगर उम्मीद को जिंदा रखें तो हम जीत सकते हैं। 1967 में मिलिट्री करियर से रिटायर होने के बाद भी डॉक्टर रंगराज रुके नहीं। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में उन्होंने अपना योगदान जारी रखा और यूनिसेफ, हू और UNHCR के ग्लोबल प्रोग्राम्स के जरिए स्मॉल पॉक्स और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स को मिटाने में अहम भूमिका निभाई। ये सब ये दिखाता है कि उनका जीवन पूरी तरह से इंसानियत की सेवा के लिए ही समर्पित था।